नमस्कार, मैं हूँ विजय विद्रोही। अनकट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक दादा की। एक ऐसे दादा की जिन्हें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति बनवाया। एक ऐसे दादा की जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न दिलवाया। लेकिन दादा ने दोनों की ही बखिया बिखेर कर रख दी है अपनी नई किताब में। अब दादा की इस किताब का और दादा ने जो नए-नए खुलासे किए हैं, उसका पश्चिम बंगाल के चुनाव पर क्या असर होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं प्रणब मुखर्जी की, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की, जिनकी कुछ समय पहले कोविड से मौत हुई। प्रणब मुखर्जी दादा की एक नई किताब आई है, द प्रेसिडेंशियल ईयर। इसमें उन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या लिखा है, मोदी के बारे में क्या लिखा है, सोनिया गांधी के बारे में क्या लिखा है और उसका आज की तारीख में अगर हम विश्लेषण करें तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले बात करते हैं सोनिया गांधी। प्रणब मुखर्जी लिखते हैं कि कांग्रेस अपने जो चमत्कारिक व्यक्तित्व है, चमत्कारिक नेतृत्व है, उसको खो चुकी है, उसकी पहचान को वो खो चुकी है। सीधा सीधा इशारा उनका गांधी नेहरू परिवार पर है और बहुत गहरी चोट की है इस ढंग से। आगे उन्होंने कुछ गलतियों की तरफ इशारा किया है। उनका कहना है कि अगर उन्हें वित्त मंत्री पद से नहीं हटाया गया होता तो वो एंश्योर करते कि ममता बनर्जी यूपीए का हिस्सा बनी रहे, वो अलग पार्टी नहीं बनाए। यानी वित्त मंत्री पद से हटाए जाने के खिलाफ थे प्रणब मुखर्जी, उसे वो पसंद नहीं कर रहे थे। दूसरा, उनका कहना है कि सोनिया गांधी ने गलती की, महाराष्ट्र की राजनीति को सुलझाने की जो कोशिशें हुई उसमें बहुत गलतियां हुई। विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री के निधन के बाद शिवराज पाटिल को या फिर सुशील कुमार शिंदे को सामने लाना चाहिए था। आंध्र प्रदेश का जो विभाजन हुआ एक बहुत गलती आला कमान की तरफ से हुई। तेलंगाना में भी कांग्रेस हार गई, आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस कहीं की नहीं रही। इसके अलावा वो पार्टी के अंदर के लोकतंत्र की बात भी करते हैं और बताते हैं कि कैसे कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और 2014 के चुनाव में अगर प्रणब मुखर्जी मौजूद रहते तो शायद कांग्रेस की ये बुरी हालत नहीं होती। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि प्रणब मुखर्जी को जबरदस्ती राष्ट्रपति नहीं बनाया गया था। प्रणब मुखर्जी खुद राष्ट्रपति बनना चाहते थे। उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स में आपको ध्यान दिया होगा अगर आपने, तो इकोनॉमिक टाइम्स में एक उनका एक स्टेटमेंट भी छपा था जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति भवन का लॉन बहुत बड़ा है, मुझे सुबह सुबह घूमने की आदत है और मैं राष्ट्रपति भवन के लॉन में घूमना पसंद करूंगा। तो ऐसे में अब प्रणब मुखर्जी अब तो जिंदा नहीं है, लेकिन किताब में वो आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। आइए नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में भी बहुत सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। प्रणब मुखर्जी अपनी किताब में लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो पहला शासनकाल था 2014 से लेकर 2019 तक का, वो अहंकार से भरा था, अकुशलता से भरा था और ऑटोक्रेटिक स्टाइल था मोदी सरकार के काम करने का। यानी निरंकुश अंदाज में सरकार काम कर रही थी। संसद भवन को वो इग्नोर करते थे, संसद को इग्नोर करते थे, संसद में कम आते थे और संसद ने जिस गरिमा के अनुसार संसद को काम करना चाहिए था उस गरिमा के अनुसार नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम नहीं करने दिया। ये एक बड़ा आरोप है कि आज की तारीख में भी सही बैठता है कि आज की तारीख में भी बड़े बड़े बिल हैं जो सेलेक्ट कमेटी के पास या स्टैंडिंग कमेटी के पास नहीं जाते हैं और ध्वनि मत में ही जैसे पारित करा दिया गया किसानों वाला बिल, उस तरफ प्रणब मुखर्जी आज की तारीख में इशारा करने की पहले से ही कोशिश कर रहे थे, ऐसा लगता है। बड़े लोग दूरदर्शी होते हैं। दूसरा, नवाज शरीफ से दिसंबर 2015 में अफगानिस्तान से लौटते हुए जब अचानक प्रधानमंत्री मोदी मिल लिए थे, उसे वो गलत बताते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक को वो एक नॉर्मल मिलिट्री ऑपरेशन बताते हैं जिसका अति प्रचार किया बीजेपी ने, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। और प्रणब मुखर्जी कहते हैं भारत को इस सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ हासिल भी नहीं हुआ क्योंकि अति प्रचार के कारण कुछ हासिल होना भी नहीं था। नोटबंदी की जहाँ तक बात है उसके बारे में प्रणब मुखर्जी लिखते हैं कि नोटबंदी का ऐलान करने के बाद प्रधानमंत्री उनसे मिले थे और उन्होंने कहा था कि 3 वजह से उन्होंने नोटबंदी की, काले धन को खत्म करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं और आतंकवादियों को जो फंडिंग होती है उस सूत्र को वो रोकना चाहते हैं। लेकिन आज की तारीख में कहा जा सकता है कि नोटबंदी के तीनों लक्ष्य विफल रहे, इसमें सरकार पास नहीं हो पाई। मोदी सरकार की जो जप्फी वाला जो एक कूटनीति है उसकी भी आलोचना प्रधानमंत्री की आलोचना प्रणब मुखर्जी करते हैं। आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं सारे टीवी चैनलों में आता है, देखो एक बार जबकि मिले विदेशी नेता से, दूसरी बार गले मिले, तीसरी बार मिले, चौथी बार मिले, 5वीं बार मिले। तो
प्रणब मुखर्जी कहते हैं कि ये जो पर्सनल इक्वेशन बनाने की बात है, इस पर्सनल इक्वेशन से दोनों देशों के बीच संबंध भी अच्छे हो जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। और इस तरफ उन्होंने एक तरह से कूटनीति पर अपनी तरफ से चोट करने की कोशिश की है। अब कुल मिलाकर सवाल उठता है कि प्रणब मुखर्जी की ये किताब का पश्चिम बंगाल के चुनाव पर क्या असर होगा। हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया था बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी ने बहुत भुनाया था, बंगालियों के बीच में लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की थी। और अब क्या खुले दिल से बीजेपी प्रणब मुखर्जी ने जो आलोचना की है प्रधानमंत्री मोदी की, उसको सहन कर पाएंगे? कांग्रेस इसका कितना फ़ायदा उठा पाएगी, या कांग्रेस की घेराबंदी होगी? पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस क्या कांग्रेस पर के बारे में जो प्रणब मुखर्जी ने कहा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में प्रणब मुखर्जी ने कहा, उसका फ़ायदा तृणमूल कांग्रेस उठाने की कोशिश करेगी? ये भी देखना अपने आप में दिलचस्प रहेगा। तो एक किताब जिसके लेखक इस समय जिंदा नहीं है, वो अपनी किताब के माध्यम से फिर पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार का एक बड़ा हिस्सा क्या बनने वाले हैं, क्या बन सकते हैं, क्या बनने की गुंजाइश रखते हैं, ये देखना भी अपने आप में दिलचस्प रहेगा।